साथियों, आप सभी को नमस्कार और ज्ञान मार्केट के कमांडो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट भी ज़रूर करें। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें जिससे ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सके। अभी तक आपने कहानी में जाना कि घुड़दौड़ दूसरी प्रतियोगिता होती है और चार्ल्स उसमें विजयी होता है और चार्ल्स के विजय के उपलक्ष्य में मेरी एक घर में पार्टी देती है जिसमें उसने लियो को नहीं बुलाती है और उसके बाद लियो के घर जाती है। लियो के भी संवाद थोड़ा सा होता है, उसके बाद वापस घर लौट आती है। अब कहानी का पार्ट 5 में आगे हम जानते हैं आगे क्या होता है। साथियों, मेरी के पास कितनी संपदा है, कितनी धन दौलत, कितना मान सम्मान, यह तो ही पहली बात। इसके बाद मेरी कितनी अभिजात है, उसके पिता कितने बड़े योद्धा एवं सहृदय सज्जन थे। राज दरबार में उनकी जैसी प्रतिष्ठा को अर्जित करने के लिए विशेष बुद्धि, विवेचन शक्ति एवं राजनीतिक ज्ञान आदि की आवश्यकता पड़ती है। वे सारे गुण मेरी के पिता में विद्यमान थे। एक वाक्य में कहा जाए तो आजकल उन जैसा प्रभावशाली व्यक्ति मिलना संभव नहीं था। लेकिन अंत की अन्य बातें और भी भली थी। मेरी को वे बड़ी अच्छी लगी थी। वह थी मेरी के रूप और यौवन की व्याख्या। पुरुष के मुंह से ये बातें नारियों को सबसे अधिक तृप्तिदायक प्रतीत होती है। इन बातों के मुकाबले दूसरी कोई बात कुछ भी नहीं। अतः कितनी देर तक दोनों उस निर्जन कक्ष में विचारों की दुनिया में डूबे रहे, मेरी को पता ही नहीं चला। घड़ी में जब 2 बजे तक चार्ल्स ने विदा ली और जाते समय सांध्य भोजन का निमंत्रण भी साथ ले गया। उसके चले जाने के बाद इस रूप और वैभव की कहानियाँ की लहरें जब धीरे धीरे शांत होने लगी और उनकी गूंज मेरी की मस्तिष्क में टकरा टकरा कर क्रमशः छीन होकर शून्य में विलीन होने लगी, तब उसे यह बोध हुआ कि बहस में आकर आकस्मिक रूप से निमंत्रण दे देना तर्कसंगत नहीं था। शाम के बाद वह आएगा तो दोनों को साथ भोजन करना पड़ेगा। शायद और कोई ना भी रहे, कितनी ही बातें करने की सुविधा मिलेगी। लेकिन मेरी का मन उचट गया। यदि और कोई जान ले, यदि उसे कष्ट पहुँचे। कांपते हुए हाथों से मेरी ने एक चीट पर लिखा, शाम को मत आना, मैं कुछ अस्वस्थ अनुभव कर रही हूँ। लेकिन यह पत्र चार्ल्स के पास भेजने में उसे संकोच होने लगा। काफ़ी सोच विचार के बाद मेरी ने अंत में लिखा, जब आओगे तब 3-4 अन्य मित्रों को भी साथ ले आना। साथियों, नौकर पत्र लेकर चला गया। न चाहते हुए भी उस रात चार्ल्स 2-3 मित्रों के साथ ले आया। भोजन आदि की समाप्ति के बाद सभी ने एक स्वर से मेरी से गाना सुनाने का आग्रह किया। इच्छा न होते हुए भी उसे अतिथि का अनुरोध मानना पड़ा। पियानो को झंकृत कर मेरी का कंठ 2-3 सप्तकों के बीच खेलता रहा। उत्साह और आनंद से चार्ल्स तथा उसके साथी कई बार वाह वाह कर उठे। मदिरापान के दौर चलते रहे। ज्यों ज्यों मदिरा के पात्र रीते होते गए, त्यों त्यों उत्साह और आवेग बढ़ता चला गया। संगीत की ध्वनि खिड़की के भीतर से लियो के अध्ययन कक्ष में गूंजती रही, पर आज लियो ने जानबूझकर खिड़कियों को एकदम बंद कर दिया था। फिर भी वह परेशानी से बच न पाया। इधर गाते गाते मेरी का गला सूखता तो बगल में बैठे चार्ल्स और उसके साथी मदिरा का गिलास लेकर खड़े हो जाते। छलकते जाम का लगातार मुख चुम्बन कर मेरी का गला सरस और मस्तिष्क फिर प्रफुल्लित हो उठता। रात देर तक पियानो की झंकार गूंजती रही। भोजन की समाप्ति के बाद बिस्तर पर लेटकर उस दिन की तरह आज नींद न आई। मेरी ने बहुत सारी बातें सोची। श्रोताओं ने उसकी कितनी प्रशंसा की थी, किस प्रकार उसका शुभ्र कली सी उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की गति से दौड़ रही थी और उंगली पर हीरे की बड़ी अंगूठी बीच बीच में चमचमाकर शोभा को दुगुनित कर रही थी। लेकिन सहसा उसे याद आ गई किसी और की और भी शुभ्र सुंदर उंगलियां, वे थकी अवसन उंगलियां अब भी क्या, शहद होने पर मधुमक्खियां आएंगी ही। उसने शायद सब कुछ सुना,
शायद क्लेश का भी अनुभव किया है, लेकिन उसके प्रतिरोध का उपाय भी किया। शहद होने पर मधुमक्खियाँ आएंगी ही, धन रहने पर उसके चारों ओर लोगों का समूह इकट्ठा होगा ही। नए संबंध का बंधन यौवन के अंग में लिपटने का प्रयास स्वतः ही करेगा। इच्छा के होते हुए भी इस बंधन को अपने हाथों से खोला नहीं जा सकता। दुखी चित्त से उद्धार की कामना करते हुए मेरी उस रात सो गई। अगले दिन वह लियो के पास जाकर बैठ गई। लियो लिख रहा था। एक बार भी उसने आंख उठाकर नहीं देखा। बहुत देर तक मेरी की कोई बात ना सुनी। फिर साहस संजो कर बोली, कितना शेष रह गया तुम्हारा काम? लियो कहता है, बहुत। 2-3 दिनों में क्या लिखा सुनाओगे नहीं? ऐसे समय में ध्यान बढ़ जाने से कलम के मुंह पर बहुत सी स्याही आ गई थी। ठप से एक बड़ी सी बूंद सफ़ेद कागज पर टपक पड़ी। लियो ने पांडुलिपि थोड़ी खिसका दी और कलम को पोंछते हुए कहा, मेरी तुम्हारे मुंह से शराब की तेज गंध आ रही है, यह मुझे सहन नहीं होती। जरा खिसक कर बैठो, इतने निकट बैठे रहने पर मुझसे भूल हो जाएगी। क्षण भर में मेरी की आंखों में नम हो उठी। बोली, मैंने ऐसी शराब नहीं पी थी। हो सकता है, लेकिन मुझे यह गंध बड़ी तेज लग रही है। लियो का कहना था, या तो तुम खिसक कर बैठो या घर जाओ। मेरी उठकर खड़ी हो गई। वह सदा लाड़ प्यार में पली थी। ऐसी अवहेलना की बातें सुनने की वह आदी नहीं। बड़े अपमान का बोध हुआ उसे। वह बहुत स्वाभिमानी थी, इसलिए लियो की बातें उसके सारे तन बदन में तेज विष की ज्वाला जगा गई। खड़े होते समय उसने सोचा था कि 2 सख्त बातें सुना देगी, झूठे, अकृतज्ञ आदि शब्दों को उसके सीने पर छुरे की तरह घोंप देगी। फिर सामान्य तौर पर जोर से झगड़कर सदा के लिए संबंध विच्छेद कर चली जाएगी। लेकिन खड़े होते ही उसके शब्द शास्त्र का कोश न जाने कहाँ खो गया। उसने भुटकियाँ तानी थी। आंखें फैलाकर उसने दांतों से होठ काट लिए, लेकिन कोई बात न निकली। सामने के दर्पण में वह चित्र लियो ने देख लिया। निकट आ मेरी उन्नत ग्रीवा के पास हाथ रखे वह बोला, अपमान का बोध हुआ क्या? इस वीडियो को यहीं पे हम विराम देते हैं। इसके आगे की कहानी हम अगले पार्ट में जानेंगे। हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा कर रखें, जिससे कि आपको वीडियो तुरंत मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें साथियों, जिससे कि ये कहानी वो भी सुन सके। साथियों, आप लोग थोड़ा सा लाइक कम कर रहे हैं, तो मैं आपसे विशेष अनुरोध करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक्स।